वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज इस लेक्चर में हम फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। यानी फ्लूइड अगर गति में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कैसे काम करता है, और स्टैटिक इफेक्ट ऑफ द जो फ्लूइड्स है, लिक्विड गैसेस, उसको आगे लेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बेटा फ्लूइड को आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिक्विड को लेकर के बातें करूंगा कि लिक्विड में ऐसा होता है वैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये केसेस फ्लूइड के लिए ट्रू है, यानी गैसेस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी जैसे कुछ छोटी मोटी चीजों पे फर्क आएगा, क्वांटिटी पे फर्क आएगा, अमाउंट पे फर्क आएगा, डिग्री पे फर्क होगा, लेकिन कंसेप्ट ऐसे ही लिक्विड और गैसेस के लिए रहेंगे, क्योंकि फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, यानी अगर फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है वो गति में है, गैस जो है वो गति में है, एयर जो है वो गति में है, तो हम इसको लिक्विड के हिसाब से लेकर के पढ़ेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि आइडियल लिक्विड क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या है? देखो बेटा, आइडियल लिक्विड में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और दूसरा है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। तो इट शुड हैव टू प्रॉपर्टीज। इसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला इनकम्प्रेसिबल, यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी भी कह सकते हैं बेटा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो जीरो होनी चाहिए। उस लिक्विड के ऊपर अगर आप बाहर से फोर्स लगाएं या प्रेशर लगाएं तो उनकी डेंसिटी और वॉल्यूम में आप कोई मेजरेबल चेंज ना कर पाए। कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स शो द कंप्रेसिबिलिटी, उनमें कंप्रेसिबिलिटी रहती है, यानी उन पे एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर, दबाव लगा करके उनका वॉल्यूम या डेंसिटी आप बदल नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरा होता है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी जीरो विस्कोसिटी। इस चीज को बेटा हम आगे इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा कि विस्कोसिटी क्या है। तो देखो बेटा, जीरो विस्कोसिटी यानी जो आइडियल लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी शून्य होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। तो पहले हम ये जाने विस्कोसिटी है क्या। तो एक चीज समझिएगा, अगर किसी जगह पे मान लीजिए ये सरफेस है बेटा, ये सरफेस है, इसके ऊपर लिक्विड अगर फ्लो करता है, मान लीजिए बेटा इस सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो करता है, तो लिक्विड की जो लेयर इस सरफेस है, जैसे फर्श पे आपने लिक्विड को ऐसे फेंक दिया, आगे जा रहा है, तो जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में होगा इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर आप मान लीजिए लिक्विड इतनी ऊंचाई तक है, मान लीजिए ये लिक्विड बह रहा है बेटा, लिक्विड ये बह रहा है, ये लिक्विड बह रहा है, ये तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, आप वहां पर पाएंगे प्रैक्टिकली भी, कि जो लिक्विड की लेयर सरफेस के कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, जीरो होती है, वो सरफेस के साथ रुका रहता है। आप खुद ही बताओ, आप अगर फर्श के ऊपर एक बाल्टी पानी आगे फेंक दें तो पानी आगे चला जाएगा, लेकिन पीछे की फर्श जो है वो गीली रहेगी, यानी कि एक लेयर लिक्विड की उस फर्श के साथ चिपक गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर इन द कांटेक्ट ऑफ द, वो जो ग्राउंड है, फर्श है, सरफेस है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वेलोसिटी जीरो, इसके ऊपर की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसके ऊपर की वेलोसिटी और ज्यादा, इसके ऊपर की वेलोसिटी और ज्यादा, और इसके ऊपर की वेलोसिटी और ज्यादा होती है। यानी हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि अगर ये सरफेस मान ले, लिक्विड इतनी ऊंचाई तक इसके ऊपर बह रहा है, तो जो लेयर ऑफ लिक्विड इसके कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी जीरो, इस सरफेस के ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा, इसके ऊपर की लेयर की वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा, इसके ऊपर की लेयर की वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा। इसलिए लिक्विड की लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनकी वेलोसिटी में, उनकी लेयर्स में एक रिलेटिव वेलोसिटी आपको दिखती है। इसका मतलब अपर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो ये अब आप यहां देखिएगा होता क्या है, हर ऊपर वाली लेयर पर नीचे वाली लेयर इस ऊपर लेयर पर एक अपोजिट फोर्स लगाती है। ये वैसे ही है जैसे एक सरफेस के ऊपर आप एक ब्लॉक को आगे की ओर बढ़ाते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, जैसे ये ब्लॉक इस सरफेस के रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करता है, तो नीचे वाला सरफेस, ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये इस पे एक अपोजिंग टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं।
बिल्कुल वही जो सॉलिड बॉडीज में होती है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी जब ऊपर सरकने की कोशिश करती है तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी के वेग को, रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव मोशन को रोकना चाहती है। वही चीज लिक्विड की लेयर में होता है। लिक्विड की हर नीचे की लेयर की वेलोसिटी कम है, ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी तुलना में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी तुलना में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। यानी हर निचली लेयर के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर की गति थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब है हर दो लेयर इन कांटेक्ट में एक रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी में अंतर होना, ऊपर के वेलोसिटी का थोड़ा ज्यादा, नीचे का कम होना, रिलेटिव वेलोसिटी है। इसलिए हर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये ऊपर वाली लेयर पर ये वाली लेयर, ध्यान रखना बेटा, ये दोनों लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बिल्कुल चिपकी हुई है, एक के ऊपर एक लेयर होती है ना। हम डायग्राम तुम्हें सुंदर क्लियर दिखे इसलिए हम लोग थोड़ा गैप दिखा देते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, जैसे एक सरफेस अपने ऊपर रखी हुई बॉडी के जो रिलेटिव मोशन को ब्रेक करने के लिए एक अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, इसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इन द सेम वे हर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को ऊपर एक अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, इसे विस्कस फोर्स कहा जाता है। जब भी लिक्विड फ्लो करता है, रुके हुए लिक्विड में बेटा ये नहीं होता है, जब लिक्विड फ्लो करता है, गति में होता है, तो हर निचली लेयर ऊपर वाली लेयर पर एक अपोजिंग टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इस अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड को विस्कस फोर्स कहते हैं। जैसे यहां नाम था फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर विस्कस फोर्स कहते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मूविंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। कहते हैं कि अगर लिक्विड आइडियल है तो उनकी लेयर में विस्कस फोर्स 0 होना चाहिए, और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं, यानी विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 विस्कोसिटी का मतलब हुआ देयर मस्ट बी जीरो विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं दैट इज विस्कोसिटी इज 0, दैट इज विस्कोसिटी शुड बी जीरो। होता नहीं है बेटा, लिक्विड फ्लो करेगा, विस्कोसिटी होगी, विस्कस फोर्स होगा। इसी वजह से जब लिक्विड को आप फेंकते, मान ली बाल्टी से पानी फेंका तो आगे जाके रुक जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसके लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन जैसा फोर्स काम करता है, इसे विस्कस फोर्स कहते हैं। कहते हैं कि इसे 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये नॉन विस्कस लिक्विड होगा, और नॉन विस्कस लिक्विड आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टीज में होता है। ठीक है, तो आइडियल लिक्विड शुड हैव 2 प्रॉपर्टीज, one is zero compressibility and other is zero viscosity। तो ये बात आ गई। तो अब हम इस चैप्टर को बेटा इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि लिक्विड जो है, जो फ्लो कर रहा है, वो क्या है बेटा, वो आइडियल लिक्विड है। तो क्या बात निकल के आई बेटा कि जो लिक्विड होगा अगर वो आइडियल होगा तो उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होगी। पहली, वो जीरो कंप्रेसिबिलिटी रखेगा, दूसरी जीरो विस्कोसिटी रखेगा। अब हम एक्चुअली ये जानते हैं कि लिक्विड के फ्लो को लेकर के भी एक आध छोटी छोटी बातें हैं। तो पहले हमने आइडियल लिक्विड पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। तो अगला है स्टेडी फ्लो। देखिए स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का, इस पर हम बात करते हैं। मान लीजिए लिक्विड बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये हमने एक लिक्विड करंट की डायरेक्शन दिया। तो अगर आप इसके एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लें, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट डालते हैं तो ये इस पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी को बताता है। अगर हम आगे चले जाएं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को अगर हम P2 ले लें, यहां पर अगर टेंजेंट डालें तो वेलोसिटी V2 को बताता है। स्टेडी फ्लो बेटा की कंडीशन ये है कि all the liquid molecules passing through this point P1 should have the same velocity V1 and direction of motion of the V1। मतलब किसी समय अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है बेटा, स्टेडी फ्लो है, तो उस समय उसके किसी, आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो आपको कि सर इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से जो लिक्विड मॉलिक्यूल अभी गुजरेगा अगर उसकी वेलोसिटी V1 है, थोड़ी देर बाद गुजरे उसकी भी वेलोसिटी V1 होनी चाहिए, और थोड़ी देर बाद गुजरे उसकी भी वेलोसिटी V1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू अ डेफिनेट पॉइंट हैविंग द सेम वेलोसिटी, एंड ऑब्वियसली वेलोसिटी में डायरेक्शन तो आ ही गया, सेम डायरेक्शन।
इट डजंट मीन कि ये पार्ट मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल जो यहां पर है वो उसकी वेलोसिटी v1 है, वो आगे जाके इस जगह वेलोसिटी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन P2 पॉइंट से जाने वाले सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है, इफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट एनी पॉइंट हैविंग द सेम वेलोसिटी, हैविंग दिस, किसी एक बिंदु से इस पॉइंट से जाने वाले सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर क्या स्टेडी फ्लो की क्या डेफिनेशन हुई, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑल लिक्विड मॉलिक्यूल्स passing through definite points is same, या आप कह सकते हैं is constant, then flow is called steady flow। ठीक, तो मतलब अगर P1 से जितने लिक्विड मॉलिक्यूल निकले, चाहे अभी निकले चाहे थोड़ी देर बाद या बहुत देर बाद, उनकी वेलोसिटी v1 होना चाहिए। वही मॉलिक्यूल अगर P2 पे जाए तो उसकी वेलोसिटी अगर बदल जाए v2 हो जाए तो सारे की v2 होनी चाहिए। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, मेन है स्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, ऐसा अक्सर तब होता है जब लिक्विड बहुत ही स्लो चलता है, धीमे धीमे चलता है। तेज लिक्विड चलता है तो टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, तो जब धीमे धीमे लिक्विड बहता है तो उसका फ्लो जो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, अब ये बात आ गई कि जिस लाइन, अगर और एक चीज और देखिएगा बेटा, जब ये फ्लो स्टेडी फ्लो होता है तो जिस लाइन में लिक्विड बहता है इन्हें स्ट्रीमलाइन कहते हैं, यानी स्टेडी फ्लो में बहता हुआ लिक्विड की जो लाइन होती है उसे स्ट्रीमलाइन कहते हैं। दो स्ट्रीम लाइंस, जैसे ये स्ट्रीम लाइन है, दो स्ट्रीम लाइंस कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। जैसे मान ली ये लिक्विड जा रहा है तो इसके बगल में अगली लेयर अगर आप ले, ये जा रही है ये, तो ये वाली लेयर देखिएगा इसको कट नहीं करेगी। तो दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस इज द इमेजिनरी लाइन या हाइपोथेटिकल लाइन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो लाइन drawn in the direction of steady flow of liquid, lines कर लो, are called streamlines, right? और दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मैं तुम्हें बनाऊं, जैसे एक स्ट्रीम लाइन ये जा रही है, इस जगह वेलोसिटी v1 है, इस जगह वेलोसिटी v2 है, तो दूसरी ये जा रही है, इस पे वेलोसिटी v3, अगर मान ले कुछ v3 है, यहां पर वेलोसिटी v4 है। तो देखो ये स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू स्ट्रीम लाइंस never intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी बात आप देखो बेटा, स्ट्रीम लाइन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आप देखो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट ही अगर आप देखिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। Tangent drawn at any point shows the direction of velocity of liquid molecule at that point। ठीक यार, तो हमने बात किया कि स्टेडी फ्लो क्या है, और स्टेडी फ्लो से जो आप एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। तो इसलिए जिस ट्यूब में बेटा, जिस पाइप में आपका फ्लो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसे हम स्ट्रीम लाइन ट्यूब कहते हैं।
अब लेमिनार फ्लो क्या है? लेमिनार भी स्टेडी फ्लो के आस ही पास है, बस एक कंडीशन ये है कि लेमिनार फ्लो में जो लेयर्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो इन लेमिनार फ्लो जो होता है, लेयर्स ऑफ द लिक्विड्स आर पैरेलल, वो आपस में पैरेलल होती है, लिक्विड लेयर्स पैरेलल होती हैं। इन लेमिनार फ्लो लेयर्स ऑफ लिक्विड आर पैरेलल, पैरेलल होती हैं बेटा, है ना, लिक्विड की लेयर्स पैरेलल होती हैं। बस ये फर्क है, इसे जरूरी नहीं कि सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो लेमिनार हो, यहां पर है। लेकिन आमतौर पर अगर लिक्विड धीमे धीमे बहता है, स्लो स्पीड में बहता है, तो लेमिनार फ्लो और स्टेडी फ्लो एक ही जैसा होता है, ठीक है। लेकिन जब तेज गति में लिक्विड बहता है तो फ्लो लेमिनार हो सकता है, लेकिन हो सकता है स्टेडी फ्लो ना हो। तो बात समझिएगा, एक तेज गति में बहता हुआ लिक्विड लेमिनार हो सकता है क्योंकि उनकी लेयर आपस में पैरेलल हो, लेकिन स्टेडी हो सकता ना हो, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो हर स्थिति में स्टेडी फ्लो नहीं होता है, वो स्टेडी फ्लो हो भी सकता है, लेकिन जब गति ज्यादा होती है तो फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा, टर्बुलेंट होगा, लेकिन उस समय वो लेमिनार हो सकता है, ठीक है। हालांकि हम इस चैप्टर में इन दोनों को लगभग एक ही जैसा मान के चलेंगे, क्यों? क्योंकि हम फ्लो को थोड़ा धीमा मान रहे हैं, लिक्विड धीमे चल रहा है, तो इसलिए ये सेम होता है, ठीक। तो तीन बातें आई अभी तक बेटा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड, ये आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आ गया स्टेडी फ्लो, क्या हुआ? स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो की बात आ गई। स्ट्रीमलाइन ट्यूब की अगर आप बात करें, अब हम स्ट्रीमलाइन ट्यूब की बात करें। स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या है बेटा? एक ऐसा पाइप जिसमें फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, उसे हम स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहते हैं। कोई पाइप, जरूरी नहीं कि वो सीधा होता है पाइप, हो सकता है हम ऐसे ले लें, देखो ये एक पाइप बना लिया मैंने कहा भाई इसके अंदर जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है, स्टेडी फ्लो है, तो ये ट्यूब जो हो जाएगी स्ट्रीमलाइन ट्यूब हो जाएगी, ट्यूब, ठीक। तो इफ इन एनी पाइपलाइन ऑफ और एनी स्पेस, किसी जगह पर जब फ्लो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन होता है, तो वो जिस पाइप में ऐसा होता है उसे हम स्ट्रीमलाइन पाइप या स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बेटा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं पहले ही चाहता हूं प्रिकॉशनरी लिख दूं बेटा, जानते हो, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब तुम कहोगे सर आप पहले ही बता दे रहे, इसलिए कि याद रखो, फिर हम डेराइव भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेटा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हुआ कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अगर स्टेटमेंट में पहले दूंगा तो एक तरह से आप रटने की कोशिश करेंगे, नहीं, हम डेराइव करते हैं, निकालते हैं, जो रिजल्ट आएगा तुम्हें खुद दिखेगा कि हाँ यार ये तो आसान है, तो स्टेटमेंट एंड में देंगे, ठीक है। तो हम प्रूफ करके पहले चलेंगे, फिर स्टेटमेंट देते हैं। देखिएगा बेटा, हम यहां पर एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब बना लेते हैं, देखो हमने एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब बना लिया, एरिया अलग अलग ले लेते हैं। चलिए हमने यहाँ एरिया इसका A1 ले लिया, यहाँ एरिया A2 है। वेलोसिटी देखिएगा, यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी आप देख लें, तो आप देखिएगा ये एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, इसमें लिक्विड यहां से एंटर करता है, एंटरिंग लिक्विड की वेलोसिटी को मैं V1 ले रहा हूं। लीविंग बेटा, जो लिक्विड इस एंड से बाहर जा रहा है उसकी वेलोसिटी V2 ले लेते हैं। इस एंड का एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और ध्यान रखिएगा जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो के बराबर हम ले रहे हैं। तो हम यहां पर एक्चुअली रखना क्या चाहते हैं समझिएगा, इस ट्यूब को अगर मैं x1 x2 ले लूं तो मैं पहले ये बात करना चाहता हूं, व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट दिस एंड। तो हम पहले निकालना चाहते हैं मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, और इधर लेंगे मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड, ठीक है। डेटा आपको यहां दिख रहा है, तो पहला देखिएगा एट x1, बताइएगा मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग, पहले तो मैं ऐसा करता हूं, एक से रुकिएगा, वॉल्यूम निकालने क्योंकि हो सकता है इस टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, एट एंड x1। देखिएगा वॉल्यूम
of liquid entering, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो एंटर कर रहा है एट x1, अगर मैं इस वॉल्यूम को v1 लिख लूं तो आप देखिएगा आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो देखिए वॉल्यूम v1 ले लेते, एरिया बेटा क्या है, तो तुम्हें पता है एरिया आप ये लिख लें इनटू, क्योंकि हमने लिखा वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस पर सेकेंड। डिस्टेंस पर सेकेंड का मतलब हुआ डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट दिस क्या आएगा, एरिया ये है A1, और डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है बेटा। वेलोसिटी डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। हालांकि बेहतर वर्ड स्पीड कर लो, स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। तो डिस्टेंस पर सेकेंड इज एक्चुअली v1। तो अब तुम ये चीज ध्यान रख लो बेटा, ये सिंबल को कैपिटल V1 लिखना है क्योंकि ये वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम है, यहां पर ही आया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट दिस इज A1 V1, ये याद रखो, आगे हमें जरूरत पड़ती है। इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड कहते हैं। तो A1 V1 इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, या आप चाहे तो कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। ठीक है, तो खैर ध्यान के इतना आया। अब अगर वॉल्यूम पता चल गया, देखो बताइए पाइएगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, इसी एंड x1 पे ले रहे हैं बेटा। मास इक्वल टू बेटा आपको पता है, अगर मैं m1 लिख लूं तो एवरीबडी नोस मास इक्वल टू वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमने लिक्विड की रो माना है, तो दैट वुड बी इक्वल टू A1 V1 रो। ये m1 आ गया, क्लियर बेटा। तो m1 इज द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, हियर इज A1 V1 रो आ गया। अब आप बताइएगा, सिमिलरली आप यहां देख के बताइएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, एट एंड x2, तो आप बताइएगा सिमिलरली इसी नियम से अगर हम चलें तो हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड। अगर आप बताइएगा यहां से लीविंग पर सेकेंड मास क्या आएगा, एंटरिंग है A1 V1 रो, तो लीविंग आ जाएगा A2 V2 रो, दैट वुड बी इक्वल टू A2 V2 रो। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है भैया। अब आप देखो बेटा इसमें क्या है, तो पता है अगर इस एंड से मास ऑफ लिक्विड m1 है और इस एंड से निकलने वाला मास m2 है, तो एक बेटा स्ट्रीमलाइन ट्यूब में जब आप एक एंड से पानी जितना डालेंगे दूसरे एंड से उतना ही तो पानी निकलेगा। आप एक पाइप में 10 लीटर पानी डालोगे तो दूसरे एंड से 10 ही निकलेगा। अब आप ये कह सकते हो पानी कुछ उसके अंदर चिपका रह जाएगा, ये है। तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब में बेटा बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई भी लिक्विड उसके अंदर रुकता नहीं है, चिपका नहीं रहता, सब निकलता है। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, सिंस m1 इक्वल टू m2 होता है, यानी मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग शुड बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग। अगर आप इसको लेकर के चलेंगे, ये कैंसिल हुआ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आया। पहले तो इसका अर्थ ये समझ लेना क्या हुआ, A1 V1 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट दिस। तो ये क्या बताया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंटरिंग एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड लीविंग दोनों सेम होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आए A इंटू V आए, तो उसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लीविंग पर सेकेंड कहें। यही प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट वन एंड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग एट द अदर एंड। यानी कि किसी लिक्विड के अगर फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहें, वो लिक्विड आइडियल है, तो उसके हर पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो आप एक तो ये ध्यान रख लो, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ AV इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, तो क्या बना, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और व्हाट इज द स्टेटमेंट, सुनिएगा बेटा, if an incompressible non-viscous liquid flows in a streamlined tube in a streamline motion, तो
तो अगर आप स्टेटमेंट को छोटा करना चाहें तो ऐसे बोल सकते थे, सर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड आइडियल लिक्विड होता है। तो हम बोलते हैं इफ एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन इन स्ट्रीमलाइन ट्यूब, देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, एवरी पॉइंट मतलब ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, कुछ भी लो, एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, व्हेन आइडियल लिक्विड मीन्स जानते हो बेटा, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। If ideal liquid flows in a streamline motion या flow, then at every point of its path, product of area of cross section and what, velocity is constant होता है। यही बेटा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो अब ध्यान रखो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यानी AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये स्टेटमेंट हुआ, आप इसे ध्यान रखें। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आ गया, सिंस AV इक्वल टू कांस्टेंट आया विच इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब ये क्या बताता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आया। और ये सब आप जानते हो बेटा, आप याद करो, आप कभी अगर लॉन में सिंचाई करते हैं या गांव में आप सिंचाई करते हैं तो आप देखिए पाइप से अगर पानी पौधों में डाल रहे हैं, पास जा रहा है, आपको लगता है थोड़ा दूर पौधा है वहां तक पानी पहुंचाना है, तो उस पाइप के जो मुंह है उसको हल्का सा दबा देते हैं। मुंह को दबाने से क्या होता है, उस पाइप का एरिया छोटा हो जाता है। एरिया छोटा होने से क्या होता है, पानी की वेलोसिटी बढ़ती है, वो दूर गिरता है। यही तो ये बता रहा, देखो अगर एरिया छोटा कर दिया तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही कहता है कि जिस जगह पर स्ट्रीमलाइन पाइप का या पाइप का एरिया छोटा होता है वहां गति ज्यादा होती है, और जहां एरिया बेटा बड़ा होता है, एरिया बड़ा हो गया, ये मान लिया एरिया बड़ा हो गया, तो वहां स्पीड ऑफ फ्लो कम हो जाती है। ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी जानते हैं। ठीक है, बस इन्होंने इसे प्रूव किया है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का प्रूफ आ गया। अगर तुम्हें ध्यान दिया प्रूफ में हम ये लेके चले थे कि M1 और M2 बराबर है, इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाइए तो आप जानते ही हैं कि ये अगर वेलोसिटी ले लें, इधर हम अगर एरिया ले लें, तो ये क्या बताता है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, ये आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ, तो ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या सिर्फ हाइपरबोला, दोनों जैसा लिख सके। ठीक है, दो आपको पता है ना, तो यहां मिलता है ना यहां टच करता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। क्लियर? ये अब इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन लेते हैं, इवन एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें व्हाट टू फाइंड आउट बताना पड़ता है। देखो अगर हम ये ले लें, एक नल है, आप देखो एक नल है पाइप, इसके माउथ से, इसकी ओपनिंग से पानी आ रहा है, ये देखिए पानी गिर रहा है। तुम इमेजिन करो आप घर में नल खोलते हैं, तो नल का टैप, जो आपने टैप है इसको ऑन किया, पानी नीचे गिरता है, थोड़ा सा नीची जगह है, मान लीजिए ये जगह है सरफेस, ये ग्राउंड है, सरफेस है। अब आप देखिएगा इस नल से पानी आपने ऑन किया, ये जो पॉइंट है इसका कुछ एरिया ए है। पानी जब नीचे गिरेगा तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब पानी नीचे जाएगा तो इसका फ्लो जो जाएगा, जैसे वाटर का फ्लो, तो नीचे जाके इसका एरिया जमीन पे टकराने पे ये एरिया बढ़ जाएगा या इतना ही रहेगा या छोटा हो जाएगा। तो तुम्हें बताएं, एरिया छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं अभी, आप बताइएगा। तो हमें बताना, इस नल से पानी नीचे जा रहा है, जैसे जैसे पानी का फ्लो नीचे की ओर जाएगा और जब ये नीचे जाएगा तो इसका एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप जानते हैं। क्यों? देखो लिक्विड यहां से अगर गिर रहा है तो अगर इसकी वेलोसिटी शुरुआत में तुम u मान लो, तो सपोज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज u, और जब ये लिक्विड h हाइट, ये
एच डेप्थ नीचे यहां पहुंचेगा तो इसका एरिया हम ए डैश मान लेते हैं। मान लें इस जगह पर वेलोसिटी इसकी v के बराबर है, ठीक है। तो लिक्विड जो यहां से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी u है, यहां पे जाएगा लिक्विड की वेलोसिटी क्या है बेटा, v के बराबर है। हमें पता करना ए डैश या ए में से कौन ज्यादा या कम है। तो हमने तुम्हें ये बताया कि नीचे जाके एरिया छोटा हो जाता है, क्यों? तो देखिएगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर आप लगाए तो ये क्या कहता है बेटा, यहां पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तुम्हें पता फार्मूला ये है a1v1 इक्वल टू a2v2 होता है, ये आपका फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो ये क्या कहता है, a1 का मतलब a, v1 का मतलब u, a2 का मतलब यहां पर क्या हुआ a डैश पता करना है, v2 इज एक्चुअली v, v2 इज v। अब अगर हम v पता कर लें तो a डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं au अपॉन v आया इक्वेशन। v कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब पार्टिकल यहां से यहां तक या पानी यहां से यहां तक आएगा तो हम ये इक्वेशन v के लगाएं, बाई इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि अंडर ग्रेविटी ही गिर रहा है। v स्क्वायर पता करना है, u स्क्वायर ये है u स्क्वायर प्लस 2gh। साइन रूल लगा के कर दिया, अगर किसी को लगे u नीचे की तरफ था तो माइनस में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, तो तुम्हें पता माइनस u का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन नीचे है, g नीचे की तरफ होता है तो तुम्हें माइनस लेना है तो ले लो, लेकिन हाइट भी तो नीचे है बेटा। जब लिक्विड यहां से यहां तक गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट h इज ऑल्सो माइनस, तो इसलिए साइन से कोई फर्क ना पड़ेगा, अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh आता है। तो ये v की वैल्यू आई, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 में रखें तो देखो क्या आता है, a डैश इक्वल टू a u अपॉन अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। आप यहीं से देख लो इस इक्वेशन से क्या बेटा, देखो बेटा अगर u 2gh ना होता तो u स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके u हो जाता, u कैंसिल हुए तो a डैश a के बराबर होता, लेकिन 2gh जो है इसकी वैल्यू को बड़ा कर रहा है, तो जब ये बड़ा है और तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 आएगी। तो एक बात क्लियर है कि u अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब a डैश जो है वो लेस देन a है। तो यहां पर लिख सकते हो इट इज क्लियर दैट a डैश इज लेस देन a। क्यों? तो देख ही रहे बेटा, ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, छोटे में बड़े को डिवाइड करते हैं हमेशा एक से कम आता है, तो ये कम हो जाएगा। तो तुम ये याद रख लो कि जब लिक्विड ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो उसके फ्लो का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे आके कम हो जाता है। जनरल नॉलेज कहता है, जनरल क्या, क्योंकि बेटा जब लिक्विड यहां से यहां तक आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखो वेलोसिटी u स्क्वायर से u से बढ़ गई, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, इफ वेलोसिटी इज मोर देन एरिया शुड बी लेस होना चाहिए है। न्यूमेरिकल आया है बाकायदा, इस पे ध्यान रखना, इसी तरीके से इसमें न्यूमेरिकल आता है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इतना कर लिख लो, फिर और बता क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे। देखो एक टैप से लिक्विड गिर रहा है, डायग्राम बनाने से क्या होगा, लिखना कम पड़ेगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू बेटा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिख लो, ये दे रखा है। यहां से जो लिक्विड का फ्लो है बेटा u इक्वल टू, अगर आप यहां पर ले लें तो ये मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये पूछना ये चाहते हैं कि लिक्विड जब नीचे पहुंचेगा तो जब जमीन पे पहुंचेगा तो उसका एरिया क्या होगा, ये a डैश यहाँ पर एरिया बताना है कि a डैश की वैल्यू क्या होगी। अगर हाइट ये जो है h वो वन मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर है तो यार ठीक बेटा 1 मीटर ले लिया। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट ए डैश हमें निकालना है। तरीका तो बेटा वही है, सॉल्यूशन बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर आप देखें क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी,
A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1 बेटा ये A है, देखो 10 पावर माइनस 2। V1 का मतलब U हुआ बेटा 5। A2 है ये A डैश पता करना है। V2 बेटा जब लिक्विड यहां से यहां तक आएगा इसकी कुछ वेलोसिटी V होगी, ये हमें नहीं पता, ही निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी डायग्राम में नहीं दिया, हम बनाते हैं। V2 इज V। तो अगर आपको A डैश पता करना तो V पता करना पड़ेगा। सिंस V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH होता है, तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GH U स्क्वायर प्लस 2GH आएगा। सिंप्लीफाई करें बेटा, आप देखिए क्या आएगा। V इक्वल टू अंडर रूट U इज 5 स्क्वायर प्लस 2 G माइनस 10 लिखना, पूरा रूल चलना तो -1 आ जाएगा। तो अंडर रूट 25 प्लस 20 अंडर रूट 45 के करीब आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो 9 इंटू 5 आया, 9 को 3 रूट 5 आया। अब V को ऐसे रख लें, इतना आ गया। ये वैल्यू बेटा मीटर पर सेकेंड है, इसको इक्वेशन 1 में रख लो। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू A डैश 3 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ये रूट 5 इससे कैंसिल करोगे, रूट 5 यहाँ आएगा। तो आप देखो A डैश कितना बचता है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, नहीं रूट 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 और अपॉन 3 आ जाने वाला। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई। आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे बिल्कुल कर लें, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 5 जो है वो आपको पता है कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, और ये 3 है तो ये वैल्यू कम आने वाली है। तो एग्जैक्ट निकालना चाहे निकाल लें, अदरवाइज रूट 5 3 को भी अंडर रूट के अंदर हम ले लें, 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। आप घर पे इसको कैलकुलेट को आप देखें तो लाइक दे दिया करिए। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं आप, तो उसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसके अलावा बेल आइकॉन को अगर आप टैप कर देंगे तो नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का मिलता जाएगा। थैंक यू।